हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 22 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 5 years ऑन ₹45,000। ये जो 45,000 है आपका ये प्रिंसिपल है जिसको आप इन्वेस्ट करोगे 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक दर से। तो आप बताना है आपको 5 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा जो आपको रिटर्न करना है। तो देखिए 10% आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल 10 से 11, देन 10 से 11, ये ऐसे 5 बार चलेगा। 10 से 11, 10 से 11 और फिर ये 10 से 11। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा 161051। अब देखो इसके अंदर जो है, चाहे आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करो या आप नॉर्मली क्या कहते हैं इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा के करो, इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये है ही कैलकुलेटिव। अब देखो 4500, ये अरे रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड। 4500 डिवाइडेड बाय 1 0 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 161051, ये आपको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। ये एंड में आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करके 7247295 डेसिमल पुट कर देंगे कितने के बाद, 3 के बाद। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 724.3। अब इसके लिए बस ये है कि आप इसको कैलकुलेशन को अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ रैशनल नंबर एंड टर्मिनल डेसिमल। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और टर्मिनल डेसिमल कौन से होते हैं जो एक टाइम के बाद जैसे 0.23 एंड हो जाए। ठीक है, अब देखो ये तो सबको ही पता है, ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये तो चलता ही जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जबकि ये p/q की फॉर्म में दे रखा है। और देखिए 4.5, जब आप इसको डेसिमल को कैलकुलेट करोगे तो 0.8 ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और p/q की भी फॉर्म में है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रमेश क्या करता है, वॉक करता है 5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा देखिए, एक है 6 किलोमीटर और दूसरा ये स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है उसका 8 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा, और टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये अभी मैं सिर्फ डिनोमिनेटर आपका कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा, आप इसको कर दोगे तो 36 प्लस में 40, तो ये हो जाएगा 76/30। ठीक है, अभी ये मैंने डिनोमिनेटर कैलकुलेट करा था। तो ये 1476 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 2 7 जा 2 3 जा 2 8 जा देन 19, और ये हो जाएगा 15। 17 5 जा 105, इसको 19 से करेंगे तो 19 5 जा 95, देखो 5 में 2 है तो 19 5 जा 95 पे पूरा तो एंड नहीं हो रहा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 के अंदर 2 ही ऑप्शन है। अब देखिए वो कह रहा है एक स्फेयर का वॉल्यूम है, एक गोले का आयतन है, इतना दे रखा है। आप इसे इग्नोर करो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहा है अगर जो उसकी रेडियस है, उसकी त्रिज्या है, वो कैसी हो जाए, डबल हो जाए, 1 से बढ़कर कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो वो पूरा पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज दस द वॉल्यूम इंक्रीज। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अगर देखो ये लिखो 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब, ऐसा ही है। आप इसे कैलकुलेट कर दो, ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये बढ़ के कितना हो गया 8, तो टोटल मतलब इंक्रीज कितने का आया, 7 का आया। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 700% का। अब देखिए ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें लेंथ दे रखा है और विड्थ दे रखा है, उसका एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में विड्थ, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है 79.05, ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेसिपी को चाहिए होता है 0.652 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब इतना लीटर मिल्क चाहिए होता है 5 लोगों को सर्व करने के लिए। अब देखो एक इंसान को सर्व करने के लिए कितना लीटर मिल्क चाहिए, कितना चाहिए 0.125। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी सर्विंग्स, कितने लोगों को सर्व करा जा सकता है इतने लीटर में, 0.375। तो 0.375 को किससे कर देंगे, 1 to 5 से, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 3.75।
तो ये है 3.75। इसे आप कैलकुलेट करोगे सिंपली तो आपका आंसर आ जाएगा 30, कि मतलब 30 सर्विंग्स के अंदर आप ये 3.75 लीटर ऑफ मिल्क यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, डी और ई ने स्टार्ट करा एक बिजनेस जिसके अंदर उनके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे वो क्या थे, इक्वल थे। देखो डी और ई दोनों के इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका एक्स था तो इसका भी एक्स था। वो कह रहा है 4 मंथ आफ्टर, 4 महीने के बाद डी एड्स 10,000 मोर। देखो 4 महीने तक तो उसकी इन्वेस्टमेंट यही चली, और 4 महीने के बाद डी की जो इन्वेस्टमेंट वो हो गई, वो कितनी हो गई, एक्स के अंदर उसने कितना ऐड कर दिया, 10,000 रुपए और ऐड कर दिए। अगर ये 4 महीने चला है तो ये इन्वेस्टमेंट, अगर देखो पूरा 1 साल की बात हो रही है तो ये इन्वेस्टमेंट चला होगा 8 महीने और इसका इन्वेस्टमेंट चला 12 महीने। ठीक है, अभी देखो इनके इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 1 जा, 4 2 जा, और ये हो जाएगा 4 3 जा। अभी सिर्फ मैं डी का ही कैलकुलेट कर रही हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा 2x प्लस में 20,000। ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की जो इन्वेस्टमेंट आ गई वो कितनी हो गई, 3x प्लस में 20,000, और ई की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 3x। ठीक है ना, ये इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट करा है। अब वो कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ ईयर 33,000 हुआ है, जिसमें ई का शेयर कितना है, 15,000। ठीक है ना, तो अगर डी और ई की बात करें, अगर ई का 15,000 है किसमें से, 33,000 में से, तो डी का कितना हो जाएगा, 18,000। अब इनका प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 5 जा, और ये हो जाएगा 3 6 जा। ठीक है, तो ये इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ये आपको 6:5, ये बस इतना रख लो, 6:5 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया दोनों का, वो कितना आ गया, 6:5। जो 6:5 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम का इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 20,000 अपॉन में 3x, ये ई का लिखा है, ये डी और ये ई। ठीक है ना, तो इस 2 में 6:5 इज इक्वल्स टू में। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 15x प्लस में 1 लाख इज इक्वल्स टू में 18x। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट इनिशियली क्या था, इक्वल था, तो अगर इंडिविजुअली मैं उनके इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,333.33। ठीक है ना, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 को, और इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 33,333 रुपीज। अब देखिए हमें दे रखा है x/y 2:5, हमें ये बताना है। अब देखो x प्लस y करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एक ही ऑप्शन में था। अब बाकी चाहो तो स्टार्टिंग वाला 2x प्लस 3y भी सॉल्व करके देख सकते हो। अब वो क्या कह रहा है, एक नंबर है जिसको क्या करा जाए, स्क्वायर करा जाए। मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, एंड देन सबट्रैक्ट ट्वाइस द नंबर, इसको 2 गुना से माइनस करा जाए तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 80। ठीक है, इसका इक्वेशन बना दो, x² माइनस का 2x माइनस का 80 इक्वल्स टू में 0। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर, हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो a है हमारे पास 1, b है -2 और c है हमारे पास -8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, -b। ठीक है, तो ये 2 प्लस में 4 माइनस abc होता है, -4ac। तो 4 तो हमारे माइनस होता है, बट यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि c हमारे पास किसके अंदर है, प्लस में, तो 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, 320 अपॉन में 2a। तो a हमारे पास 1 ही है तो 2 रह जाएगा। तो 2 प्लस 324 किसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 18/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ बेसिकली प्लस और माइनस दोनों होता है। अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10, जो कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है। और अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये आंसर किसके अंदर चला जाएगा, फर्स्ट थिंग तो नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में कोई आंसर नहीं है तो हम ये फर्स्ट वाला ही टिक कर देंगे, तो आंसर विल बी 10। बेसिक नहीं तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला वैसे भी करोगे 10 8 से 80 करके, मतलब x के फैक्टर्स बना के, तो भी आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं, प्लस और माइनस दोनों मिलेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टेक्स है, ऐसे वर्टेक्स पता है ना, A B
सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है एरिया। अब देखो, या तो आप ये एरिया का ये वाला फॉर्मूला याद रखो, x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3, तो देन y1 माइनस में y2। या तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखो या फिर इसको टेबल फॉर्म से कर लो। देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 3 7 1 4 6 सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, और फिर एक ये जो फर्स्ट वाला है इसे रिपीट कर दो 2 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 प्लस 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो ये प्लस करके आपका आ जाएगा 56। देन ये करो 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 4 ज़ा 4 प्लस 6 2 ज़ा 12, इसको प्लस करके आपका कितना आ जाएगा 37। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, माइनस 37 कितना आ जाएगा 19, और फाइनली जो भी आएगा, मतलब दोनों को प्लस करके आपस में माइनस करके उसको क्या कर दो हाफ, तो आंसर कितना आ जाएगा 9.5। ये टेबल फॉर्म से इतना बड़ा सारा फॉर्मूला मतलब देखने में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, चाहो तो बस ये टेबल फॉर्म से आप इजीली इसको कर लो कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक पर्सन ने एक साइकिल को खरीदी है किसके ऊपर 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, उसके अंकित मूल्य पे 20% की छूट पर एक साइकिल खरीदी। तो मार्क प्राइस पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है तो आपको पे कितना करना होता है, 80% का वैल्यू उसको पे करना होता है। उसके बाद उसने क्या करा, 4,000 रुपये क्या करा है रिपेयर पे उसने और लगाए। अब देखो, दुकानदार ने तो यहाँ से इसको बेच दिया, ये अगर आपको कैलकुलेट कर लेते ये तो दुकानदार का क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हो जाता, और जिस पर्सन ने खरीदा है उसका वो हो जाता कॉस्ट प्राइस हो जाता। ठीक है, तो एक तरीके से ये अब जो आगे बात हो रही है ये पर्सन के कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। अब वो क्या कह रहा है, उसने उसके ऊपर 400 रुपये रिपेयर पे लगाए। तो अब अगर मैं इसके ऊपर 400 रुपये रिपेयर के लगा दूं तो ये जो पर्सन का है ये टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ गया कि टोटल उसको साइकिल कितने की पड़ी। ठीक है ना, अगर आपके पास यहाँ एमपी का वैल्यू होता तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपको पता चल जाता कितने का हुआ। अब वो क्या कहता है, अब इसके बाद तो उसने बेच ही दिया साइकिल को। अब वो कह रहा है, देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करते यहाँ पे आपका आ जाता टोटल कॉस्ट प्राइस उस साइकिल का, टोटल कॉस्ट प्राइस अगर आपको सारी वैल्यूज पता होती। अब वो क्या कह रहा है, उस पर्सन ने अब उस साइकिल को आगे क्या कर दिया, बेच दिया है। कितने का बेचा, 4,800 रुपए का, और उसको उसके अंदर फायदा कितना हुआ, 25%। ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस के 125% पे उस बंदे ने बेचा, कितने के अंदर, 4,800 रुपए पे। इतनी बात समझ में आई। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मार्क प्राइस, तो हमसे ये मार्क प्राइस का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 25 5 जा 25 4 जा देन 5 9 जा 5 6 जा 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3840। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3840। तो मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख देती हूँ 3840। ठीक है, तो अब जो ये कॉस्ट प्राइस था इसके अंदर रिपेयर का अमाउंट भी इसका इंक्लूडेड होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो पूरा टोटल कॉस्ट प्राइस था। तो मैं अगर इसके अंदर से रिपेयर माइनस कर दूं तो मार्क प्राइस का 80% कितना आया है हमारे पास, जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस था और उस बंदे का क्या था, कॉस्ट प्राइस था, वो था 3440। ठीक है, तो बस हमें यहाँ से मार्क प्राइस का वैल्यू निकाल लेता है। तो 8 1 जा 8 4 जा 30, तो मार्क प्राइस का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 4300 रुपीज। अरे सॉरी, ये क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वो कह रहा है एक मिक्सचर है जिसके अंदर 60 लीटर क्या है, 60% क्या है, मिल्क है, मिल्क इज टू वाटर है। अब वो कह रहा है अगर उसके अंदर 20 लीटर क्या करा जाए, वाटर को ऐड करा जाए टू इट्स 80 लीटर मिक्सचर, मतलब जो इनिशियल में मिक्सचर था वो कितना था 80 लीटर, अब आपने 20 लीटर उसके अंदर मिला दिया पानी, तो अब मिक्सचर कितना हो गया 100 लीटर। अब देखो 80 लीटर मिक्सचर था तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 लीटर मिल्क था उसके अंदर, तो वाटर कितना हुआ, बचा हुआ 32। ठीक है ना, अगर इसको 4 से करोगे तो 8 4 जा 32 वाटर था। तो अब वो पूछ रहा है कि अब जो नया परसेंटेज है मिल्क का वो कितना है, तो मिल्क अब भी कितना है 48 है, और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 100 इंटू में 100, तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया 48%, जो पहले कितना था 60%। अब वो कह रहा है 15 बॉय कैन बिल्ड अ होम इन 20 days, ये टोटल वर्क हो गया। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज
कैन 20 बॉयज कंप्लीट द वर्क, तो डिवाइडेड बाय 20, तो 20 लड़के मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 15 दिन में। अब वो क्या कह रहा है, 20 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, 20 लोग 45 दिन में एक काम को करते हैं। तो देखो टोटल वर्क कितना है? 900 यूनिट। अब वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना परसेंटेज काम को कंप्लीट करा गया है 60 आदमी से 6 दिन में। तो 60 आदमी 6 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? 360 यूनिट। तो इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 900 इंटू में 100, तो 9 4 जा, तो कितना काम कंप्लीट हुआ है? 40% काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज रेक्टेंगल, जो बेस है प्रिज्म का वो कैसा है? रेक्टेंगल का, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है? लेंथ इज ट्वाइस इट विड्थ, लेंथ जो है वो 2 गुनी है उसकी विड्थ से। इतनी समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ बेस, जो बेस का क्या है? पैरामीटर है, परिमाप है, वो कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस में विड्थ इज इक्वल्स टू में, ये हमें दे रखा है 30। तो ये यहां से आप देखो लेंथ प्लस में विड्थ कितनी आ गई? 15। अगर मैं लेंथ की जगह 2 विड्थ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में हमें दे रखा है। तो यहां से मेरे पास विड्थ कितनी आ जाएगी? ये 3 विड्थ इज इक्वल्स टू में 15, तो 3 5 जा 15। तो देखो मेरे पास लेंथ और विड्थ कितनी कितनी आ गई? जो विड्थ मेरे पास आई है 5, तो लेंथ मेरे पास कितनी होगी? 2 गुनी, ठीक है ना। तो लेंथ और विड्थ का मेरे पास कितना आ गया? ये हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ। अब वो क्या कह रहा है आगे देखते हैं। द प्रिज्म हाइट डिक्रीजेज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो प्रिज्म की हाइट है वो डिक्रीज हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है, अंगणित क्रम में। मतलब जब भी डिक्रीज हो रही है तो उनका जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या रह रहा है? इक्वल। अगर और उसके अंदर वो क्या बोल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब सेम रह रहा है, मतलब क्या है कि अगर एक बार 2 सेंटीमीटर कम हुई है तो अगली बार भी 2 होगी, फिर 2 होगी, ऐसे चलता रहेगा। अब वो क्या कह रहा है, अब जो हाइट थी डिक्रीज हो रही है, स्टार्टिंग में थी 15 और एंड तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई? 9, ठीक है। और ये कौन सी लेयर है? 4th लेयर, मतलब चौथी बारी में। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? बेस एरिया इंटू में हाइट। अब देखो बेस का एरिया तो हमें मिल गया 10 इंटू में 5, बेस एरिया हो गया 50, क्योंकि रेक्टेंगल का था, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। हाइट निकाल लेते। तो देखो 4th लेयर है 4, तो नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 4, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा? 24 इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वो क्या कहता है, एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जो क्या करता है, मिक्स करता है 2 टाइप की चाय को। एक है 300 रुपीज पर केजी और दूसरी है 2400 पर 240 रुपए प्रति किलो। इन वॉट रेशियो, किस रेशियो में उसे क्या करा जाए? मिक्स करा जाए। अब उसने हमें रेशियो नहीं बताई, मतलब वेट का रेशियो नहीं बताया कि किस रेशियो में उसने मिक्स करा है। तो मान लेते हैं इसे एक्स रेशियो में मिक्स करा होगा, इसे वाई रेशियो में मिक्स करा होगा, प्लस में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कि व्यापारी को उस मिश्रण का कितने का मतलब कितने का कॉस्ट प्राइस पड़ा है उस मिक्सचर का। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो शुड बी मिक्स्ड। हमसे रेशियो पूछा जा रहा है किस रेशियो में उसे मिक्स करा जाए टू सेल द मिक्सचर एट 270। 270 रुपए पे वो क्या कर दे? सेल कर दे विदाउट प्रॉफिट और लॉस। मतलब जो 270 पे उसने बेचा है उसे ना तो उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो मतलब ये 270 ही रुपए उसके क्या है? कॉस्ट प्राइस भी है, और 270 रुपए ही उसके क्या है? सेलिंग प्राइस भी है। तो बेसिकली हमें एक्स इस टू में वाई बताना है। देखो जब आपका ये सेम इक्वेशन बन रहा हो और आपको कॉस्ट प्राइस पता हो, क्या पता हो? कॉस्ट प्राइस पता हो, तो हमेशा जो आपका सेकंड प्राइस है, ये फर्स्ट प्राइस है, ये सेकंड प्राइस है, ठीक है ना। तो सेकंड को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे, इन दोनों को पहले सेकंड प्राइस को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 30 अपॉन में फिर फर्स्ट प्राइस को किस में से माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से, ये भी आ जाएगा 30। तो रेशियो कितना आ गया? 1:1 में 1, ठीक है। सिर्फ ये तब होगा जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है तो आप ये नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं तो आप इसको नॉर्मली
इक्वेट करके भी कर लो, x प्लस वाई को 270 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के भी आप निकाल सकते हो, बट इजी है अगर आप इसको कॉस्ट प्राइस में से, तो पहले सेकंड वाली होगी, सेकंड माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में फर्स्ट माइनस में कॉस्ट प्राइस, और ये हमेशा क्या होगा, इनका प्राइस होगा, सेकंड प्राइस, ठीक है ना, सेकंड प्राइस और फर्स्ट प्राइस। तो अगर आप इनको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, द एवरेज मार्क ऑफ 30 स्टूडेंट इज 62। तो हमें एवरेज दे रखा है कितना, 62 30 स्टूडेंट्स का। वो कह रहा है इफ द मार्क ऑफ वन स्टूडेंट रॉन्गली एडेड, एक स्टूडेंट के मार्क को गलती से ऐड कर दिया गया है, कितना, 82 लिख दिया गया है, और जबकि होना था कितना, 62। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 20। 20 मार्क ज्यादा दे दिए हैं कितने, पूरे 30 स्टूडेंट्स को। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं तो इसका रेशियो 2/3 क्या होता है, 0.67, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। तो देखो एवरेज के अंदर 0.67 क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो 20 को अगर मैंने 30 से डिवाइड करा तो मुझे एवरेज ही मिला ना, क्योंकि 20 मार्क्स सबको क्या मिल गए हैं, ज्यादा मिल गए हैं। तो अगर ये ज्यादा मिल गए हैं तो मुझे क्या करना है, एवरेज में से कम करना है, और कम मिले होते तो मुझे क्या करना होता है, एवरेज में से ज्यादा करना होता है। तो इसको माइनस कर देंगे किस में से, एवरेज में से। तो आंसर 0.67 को माइनस कर देंगे 62 में से, तो आंसर आपका आ जाएगा 61.33। तो एक्चुअल उनका जो था एवरेज वो था 61.33। अब देखिए साइन ए प्लस कॉज ए हमें दे रखा है 2√2, और हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आप देखो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये यही बन जाएगा, a² + b² + 2ab। तो बेसिकली आपको इसका भी होल स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2/4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर रह जाएगा 1/2। अब देखिए वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर y क्रॉसेस x एक्सिस। तो जब भी कोई लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है तो वहां पे हमेशा y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो y का वैल्यू 0 कर देंगे तो हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5x = में ये इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो पॉइंट्स क्या हो गए, 2 और 0। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ मेजर ऑफ 7 इंटीरियर एंगल ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगन। देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, n-2 इंटू में 180, और n क्या होता है यहाँ पे, जितने साइड का वो पॉलीगन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8-2, तो 6 इंटू में 180, ठीक है। 6 इंटू में 180 करेंगे तो आपका सम कितना आ जाएगा, 1080। ये कितने का सम आया है, ये आया है पूरी 8 साइड का, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ 7 इंटीरियर एंगल। तो 7 इंटीरियर एंगल का कितना है, 1000। तो 1000 माइनस में 1080, सॉरी उल्टा लिख दिया। तो टोटल आपका आ गया 1080 8 साइड का, और आपको 7 साइड का दे रखा है, तो 1000 माइनस कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक है। ये आपको एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू मिल गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ 8th एक्सटीरियर एंगल। बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बताना है। तो देखो क्या होता है, इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो यहां से आपको इंटीरियर एंगल मिल गया 80, प्लस में एक्सटीरियर एंगल = में 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 100 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गई कि आपको जब सम मिल गया तो पूरे 8 एंगल का मिल गया, और 7 एंगल का आपको गिवन है, तो एक एंगल का आपका इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए 2 ट्राइंगल्स हैं, P Q और R, और दूसरा है S T U। अब वो क्या कह रहा है, P Q ये किसके इक्वल है, PR के, सॉरी P Q किसके इक्वल है, S T के, मतलब साइड किसके इक्वल है, साइड के। एंगल PQR, P ये वाला एंगल किसके इक्वल है, TSU इसके इक्वल है, ये वाला नहीं, सॉरी एंगल PQR ये वाला है P, ठीक है ना, बीच में P है ना, हाँ P किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट रूल दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये दोनों किस से कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए अगर हमारी दो साइड PQ किसके इक्वल है, ST के इक्वल है, PR किसके इक्वल है,
एस यू के इक्वल है, तो दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड के थ्रू ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये तो वैसे वर्बली भी हो जाता है, इतना सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। अब देखो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है ना। और आप इसको माइनस में लिख दोगे a माइनस बी, तो ये बेसिकली आपको √3 प्लस √2 प्लस में √3 माइनस में √2 ऐसा गिवन है, अपॉन में √2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 अपॉन में √2, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इससे काटेंगे तो ये रह जाएगा √2, तो आंसर कितना हो जाएगा √6। आपको पता है ना 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू में √2, कोई भी नंबर है 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, √3 इंटू में √3। कोई भी नंबर है अगर आप उसको ऐसे फैक्टर बनाओ या आप उसको बीच में से ब्रेक करो तो ऐसे ब्रेक होता है। अब वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जो एक एंगल बनाती है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक कॉर्ड से अगर मैं सेंटर ऑफ ए सर्कल पे एक एंगल बनाऊं, अगर वो x है, ठीक है ना, x है, तो ये क्या होता है x/2, यहाँ पे क्या होता है x/2 आधा होता है, तो वही ये सेंटर पे बनाया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब यही सेम कॉर्ड कहीं पे भी एंगल बनाएगी तो इस एंगल का जो सेंटर पे एंगल बना है उसका आधा रहेगा, तो कितना रहेगा 35 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जो इंस्क्राइब है ना रेगुलर पेंटागन, पेंटागन की साइड कितनी होती है 5, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ अ पेंटागन एट अ सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो पेंटागन बना देते हैं, ये पेंटागन 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक सर्कल है, ये हमसे पूछा जा रहा है कोई भी एक साइड जो सेंटर ऑफ अ सर्कल पे बनाए, क्या बनाए, एंगल बनाए, तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है। अब वो सेंटर पेंटागन का भी है, सर्कल का भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 360/n, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड, तो 360/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 72 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का रह जाएगा 72 डिग्री का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स हमें दे रखा है कितना 1, ये हो जाएगा √10, तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 10 का स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा जा रहा है सेक एक्स क्या होता है ये और ये, तो √10/3, तो सेक का वैल्यू आ जाएगा √10/3। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, डू शेयर द वीडियो।